खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला ख़ान हूँ और आज मैं लाल हवेली में मौजूद हूँ। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं लाल हवेली में मौजूद हूँ तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि मैं किस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ। आज हमारे साथ शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं और एक मरतबा फिर नई नवेली असम्बली में पहुँच चुके हैं। शेख साहब आपको खुशामदीद कहते हैं और आज के प्रोग्राम में शेख साहब हम पॉलिटिकल गुफ्तगू ज़रा कम करेंगे और ज़रा कुछ हल्की फुल्की गुफ्तगू, कुछ आपकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात, कुछ दिलचस्प बातें, कुछ बचपन के हालात, कुछ तालीम के कहाँ से आपने हासिल की, इस तरह की बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले तो शेख साहब मैं जानना चाहूँगा कि आपने बिल्कुल जो बचपन है स्कूल से पहले का, वो किस तरह के माहौल में गुजारा, किस तरह के हालात में गुजारा, कितने बहन भाई थे, कैसा आपको लाड प्यार मिलता था? बहन भाई तो माशाल्लाह काफ़ी थे जी, और माँ का मैं फेवरेट था और बाप से मेरी वैसे ही हल्की फुल्की सी थी और महल्ले का भी मैं दिल और जान था। इन्हीं गलियों में मैं पल के जवान हुआ हूँ, बिल्कुल पीछे, और इससे पीछे मेरी वालदा का घर है, लाल हवेली के पीछे। और बस यही कुछ था जो कुछ। क्या नंबर क्या था शेख साहब आपका बहन भाइयों में? मंजिला था, 2 नीचे थे भाई, 2 ऊपर थे और 3 बहनें थी, तीनों छोटी। तो आपके वालदा के फेवरेट होने की खास वजह? वैसे ही मैं उससे बड़ा अटैच था। मैं तो बाद में बच्चों को, जो बाद वाले थे, उनको सोने नहीं देता था उसके बेड पे। तो मुझे बड़ी माँ पे अफीम दे के सुलाती थी क्योंकि मैं मारता था उनको। अच्छा, कि मेरी माँ के बिस्तर पे क्यों आया। तो तब तो शुरू से ही मेरा एटीट्यूड जो था वो बागियाना था। बागियाना तो नहीं कह सकते, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं था ऐसा ही। तो फिर आपको पहचान तो गए होंगे कुछ लोग कि ये कुछ सियासत में जाएगा या कुछ ये कुछ इस तरह की हरकत? हमारे घर में तो कोई सियासत नहीं थी। मेरी माँ सादी सी बेचारी औरत थी, उसने सारे तावीज़ मुझे पिला दिए। उसका ख्याल था कि मुझे जन्नत का मुझ पे साया है। बड़ी देर तक वो कहती थी इसे कुछ ना कहा करो। ये इसके साथ कोई मसला है? इसके साथ कोई मसला है? मसला क्या था जी? कोई नहीं था। जब हमने ये लाल हवेली लोग गए तो इसका नाम जिनों की हवेली थी, लोग कहते थे इसमें भी साया है। अच्छा। और जो वैसे जो लेता था इसको वो मर जाता था। मुझे रास आई है, बाकी 13-14 आदमी वो मर गए। अच्छा। बल्कि जिसने दी, अभी यहाँ कमाल हैदर बैठे हुए थे, कमाल हैदर को मैंने देखा है, उनके वालिद ने ख़रीदी। हैदर भाई ने, हमारे बहुत मेयर थे यहाँ, वो सौदा कर रहा है तो लोगों का ख्याल था बस हमारी बारी लग गई है। जब सौदा करके आया शेख मुनीर से, वो भी मर गया। ओह, तो ये क्या सोच के फिर बहुत सस्ती मिल रही थी? हाँ, बहुत ही सस्ती। मतलब इस तरह की जब अफवाह या कोई वजह हो सकती है, फिर कोई ख़रीदार नहीं होते ना उसके। इधर लोगों ने कबूतरों के अड्डे शड्डे बनाए हुए थे, सब निकाल। इधर ढेर था बड़ा गन का सारा, वो सब उठाया। काउंसलर बन गया फिर मैं, तो फिर इसकी सफाई कराई थी। तो शेख साहब, आपने जब ज़ाहिर है पे स्कूल में गए तो स्कूल में आप कैसे तालिब इल्म थे? लाइक बच्चों में शुमार होता था आपका, शरारती बच्चों में होता था, या असातिज़ा के पसंदीदा थे, या चिढ़ते थे आपसे? स्कूल में भी मैं मॉनिटर था। अच्छा। और लेकिन कंट्रोल करने के लिए, ये पढ़ाई में मैं इतना मैट्रिक मैंने फर्स्ट डिवीज़न किया, पर 2-4 नंबरों से ज़्यादा फर्स्ट डिवीज़न की। अच्छा। और मिशन हाई स्कूल से पढ़ा 7, उस वक्त इसका नाम क्रिश्चियन हाई स्कूल था। सारी गेमों में, टीमों में मैं गया, किसी ने मुझे टीम में नहीं रखा। बास्केटबॉल खेली, बैडमिंटन खेली, क्रिकेट खेली, हॉकी खेली, पर किसी ने मुझे टीम। फंडेबाज होने की वजह से? नहीं, बस नहीं, वो उस वक्त कंपटीशन भी शायद ऐसे ही थे, सिफारिशें नहीं चलती थी ना, तो फिर सियासत में मैं सिलेक्ट हो गया। खेलों में मैं सिलेक्ट नहीं हो सका। सियासत के खेल में सिलेक्ट हो गए? हाँ, स्कूल में मैं हिस्सा लेता था, तकारीर वगैरह में। अच्छा शेख साहब, आपने पहली जो अपनी जद्दोजहद का आगाज़ है वो अयूब खान के ख़िलाफ़ किया, तो उस जद्दोजहद में और अब ये जो आपकी अब तक की आखिरी जद्दोजहद थी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, इसमें क्या फ़र्क था? वो तो बहुत टफ टाइम था, गुर्बत थी। कहाँ पॉलीटेक्निक अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू की। ये लोग बड़े, मीडिया ने इतनी लोगों के अंदर जान नहीं पैदा की थी, डरते थे, डरू थे। और फिर मेरे घर वाले भी मुझे, मेरा साथ ही घर था, कुंडी शुंडी ताले में लगा देते थे। और जब मैंने वो 6 नवंबर 1968 को मैं भुट्टो को मिला शावर में, कनीस फातिमा थी हमारे प्रिंसिपल थी, तो फिर मैंने उसका रिसेप्शन किया पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट पे। तो वहाँ गोली चली, हमीद शहीद हो गया।
तो मैं भुट्टो को इंसिस्ट कर रहा था कि वो चले पॉलीटेक्निक, वो पीसी होटल में था, वो नहीं गया। फिर अगले दिन फिर मेरे महल्ले के 2 लड़के शहीद हो गए 9 नवंबर या 7-8 नवंबर को। और फिर मुझे पॉलीटेक्निक से जब याह्या खान का मार्शल लगा, मेरा कोर्ट मार्शल हो गया पहले दिन ही। याह्या खान के पहले दिन में सज़ा और कोड़े 1 साल के लिए। मतलब आपकी उम्र कितनी, 18-19 साल थी? बच्चों की जेल में मैंने कैद काटी। 18 साल से कम होगी? 18 साल से कम। तो हरीपुर में मैं कैद बामशक्कत काटी। मैं स्कूल टीचर था, 5वीं जमात को पढ़ाता था वहाँ पे, आज भी मुझे याद है। तो फिर मैंने कहा काम शाम भी सीखूं। फिर मैंने जेल में फंदे शंदे कारपेट के लगाने सीखे। फिर बाहर आके मैंने गुलमर्ग कंपनी, जब बड़ा हो गया कालीनों का काम की, मुझे जेल में ही समझ आ गई थी कि क्या है ये। फिर मैंने सिल्क, मेरा ख़ानदानी पेशा था, और गुलमर्ग कंपनी लिमिटेड मैंने जो है वो कारपेट्स की बनाई और सिल्क की। तो जब पहली मरतबा आप जेल गए तो वालदा का तो बड़ा बुरा हाल होगा? बहुत बुरा। उन्होंने तो फिर आपको मना किया होगा कि खबरदार आइंदा ये सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना। बेचारी ने, लेकिन उसका हाल बुरा था, क्योंकि मैं एक दफ़ा चिल्ले पे चला गया, तबलीगी जमात, एक लड़का मुझसे ज़ख्मी हो गया। मैंने कहा ये बच जाए। तो मैं वापस आया, वो थोड़े महीने का चिल्ला था। तो मेरी माँ आधी नहीं रह गई थी, क्योंकि उस ज़माने में फ़ोन तो थे नहीं, वो अमीर साहब ख़त भी नहीं लिखने देते थे। तो बड़ी वो अटैच थी मेरे साथ। अब वालदा समझ रहे होंगे आगे कहीं जहाज़ पे ना भेज दें इसको। तो वो जो याह्या खान वाला दौर था वो आपकी पहली जेल थी। शेख साहब, उसके बाद फिर आपने कितनी जेलें काटी? अयूब खान के कत्ल केस में भी मैं आया जी। भुट्टो के कत्ल केस, कत्ल तो नहीं, उसका मैंने जलसा पलटा यहाँ पे। बांग्लादेश का, उसमें भी मैं आया। और फिर यहाँ से एक आवारा कलाशनकोफ निकली, उसमें भी आया। ख़त्म नबूवत में मैं 2-3 दफ़ा कैद हुआ। 2 दफ़ा मैं ख़त्म नबूवत की तहरीक में कैद हुआ। लेकिन सबसे बड़ी कैद मुझे 7 साल की, जो मैंने 3-4 साल काटी भावलपुर जेल में। लेकिन मैंने अपना MA भी जेल से किया, और वो इसलिए भी किया कि माफ़ी मिलती थी, कैदी था उस वक्त। तो टीवी शीवी नहीं बनाना कि कहते आज अंडा खाया, आज पराठा खाया, आज ये खाया, आज वो खाया। तो डिफरेंट सूरत आप। अच्छा शेख साहब, वो पहली चीज़ जहाँ से आपको ये रियलाइज़ हुआ कि मैं तो सियासत में के लिए बना हूँ और ये मेरे लिए बेहतरीन फील्ड है, ये अच्छा खुद ब खुद हो गया, बाद में आपको एहसास हुआ या आपने सोच कर ये रास्ता अपनाया? बचपन में ही मैं मादरे मिल्लत की मनादी करता हुआ कैंची साइकिल चलाता था, पकड़ा गया। तो इतना बेवकूफ़ था या बच्चा था कि कन्वेंशन लीग का यहाँ नवल्टी सिनेमा पे उनका कैंप था। तो मैंने मादरे मिल्लत की लालटेन लगाई हुई थी। तो मैंने उधर से चावल खाने के लिए, मुझे यही समझ नहीं थी कि ये मादरे मिल्लत का कैंप नहीं है। उन्होंने 1-2 लगाई भी। तो मादरे मिल्लत का सारा स्टेज जो था वो बहुत छोटे होते मैंने ऑर्गेनाइज़ किया सारा। और पहली तहरीक अयूब खान के ख़िलाफ़ मैंने चलाई। तो इन तमाम सियासी सरगर्मियों के लिए घर से पैसे मिलते थे शेख साहब आपको? कोई पैसे शैसे जी उस वक्त तो, अब तो पैसे के बगैर सियासत नहीं हो सकती, उस वक्त हो सकती थी। अखबार के दफ्तर में 2 घंटे बैठा रहना पड़ता था, एक सिंगल कॉलम खबर लग जाती थी, पता करना पड़ता था कि आज रेजिडेंट एडिटर कौन है और न्यूज़ एडिटर कौन है। ये मौज मिला तो नहीं था ना कि गाड़ी का व्हील कब घूम जाए तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये मज़ा तो अब जाके आया। उस वक्त तो बड़ा मुश्किल थे जी सियासत में। मेरा मतलब है ये स्टेज और कुर्सियों का दौर नहीं था, और बड़ी महंगी सियासत है। ठीक है शेख साहब, एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं। प्रोग्राम में नाज़रीन ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़े मज़े की बातें इनसे और करते हैं। आप हमारे साथ रहिए। अच्छा शेख साहब, वो सियासत जो आपने एजुटेशन की सियासत से आपने आगाज़ किया और उसके बाद फिर आप हुकूमतों में शामिल रहे मुख्तलिफ, और आप मुसलसल फिर बहुत सारी आपने वजारतें भी, मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि वजारतों के मज़े उठाए, लेकिन आम तौर पे हमारे यहाँ तो ये समझा जाता था कि वजारत में आए तो वजारतों के मज़े उठाए। तो आप उस एजुटेशन की सियासत से यहाँ तक का जो सफ़र है आपका,
ये कैसे तब्दीली हुई कि कुछ लोग तो हम देखते हैं कि एजुटेशन में फिर सारी उम्र वही सियासत करके ख़त्म, नवाब नसरुल्लाह खान साहब थे और लोग हैं। देखिए जी, नवाब नसरुल्लाह साहब के पास भी वजारतें, उन्होंने हमारे हमज़ा साहब को, हमज़ा को नहीं बनाया, एक और थे यहाँ पे जल साहब के बेटे थे, उनको 2 वज़ीर बनाए उन्होंने ज़िया-उल हक़ के दौर में अपने, लेकिन वो ख़ुद वज़ीर नहीं बने। और मैं जब गया तो कौमी असम्बली से, तो पहले मैंने अपोजिशन में सेक्रेटरी जनरल था मैं 80s की असम्बली में, और वहाँ मैंने सीखा काफ़ी कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर। और फिर हम 4 आदमी सीनियर थे, 2 तो मर गए हैं, मखदूम हाले वाला भी और अनवर चीमा साहब भी, और मैं और चौधरी निसार रह गए थे। तो अब मैं सीनियर हो गया हूँ 22वें ग्रेड में पार्लियामेंट। सही है। आपने जेलों का भी जिक्र हो रहा था, चौधरी शुजा साहब की किताब की जब तकरीबन रुनुमाई हो रही थी, तो आपने उसमें एक वाक़या सुनाया था। मैं चाहता हूँ आप फिर क्योंकि वो तो ज़ाहिर है लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा था, आपने कहा कि लोग मुझे जेल में कहते थे कि यार तू ना क्या करके मैं बंदा नहीं मारा। वो क्या बात थी, कहाँ कौन सी जेल थी और क्या ये वाक़या था? मैं जलसा कर रहा था ना, चौधरी ज़हरुल्लाह साहब जेल में थे, शुजात के वालिद। तो वहाँ गोली चल गई, तो वहाँ गोली चली तो मैं शुरू से ही बहादुर था, बुज़दिल नहीं था। तो मैंने पलट के देखा तो उन्होंने मशड्डे से पहने हुए थे, तो फायर कर रहे थे। उसमें से एक बंदा रहमत अलाई, वो हमारा ही सपोर्टर था। वो गुजरात की सियासत बड़ी गंदी है, मैं बहुत यंग था, तो उन्होंने मरते दम मुझसे बयान दिलवा दिया कि आप सारे गुजराती इकट्ठे हो गए, मुझ पे बयाने मेन गोली मुझसे चलवा दी। वो फिर अल्लाह जन्नत नसीब करे ज़हरुल्लाह को, वो आए, उन्होंने सुलह सफाई की, मैं मर गया जी। शाहपुर जंग, इतने दिनों के बाद मेरी बेल हुई। और कोई सियासत में हो तो मुलाकात करने भी आ जाता है, तो क्रिमिनल केस था इसलिए मुलाकात भी कोई नहीं थी, तो बड़ी मुश्किल जेल काटी वो। घर से भी कोई इतनी ज़राए नहीं थे। भावलपुर की जेल ठीक काटी, टशन में लोग शोग आते थे और तोहफे तोहफ़े मिलते थे। मगर वो ये जो जुमला है वो किस मौके पर किसने आपसे कहा कि यार आप ये ना कहा करें मैंने बंदा नहीं मारा? वो जब मैं गुजरात गया ना जी, तो लोग बड़ी खिदमत करते थे जेल में, तो बड़े खाने शाने उधर खाने, बड़ा आम शाम, ये देसी मुर्गी, वो देसी ज़्यादातर, वहीं से मुझे देसी मुर्गी की आदत पड़ी। अच्छा। तो वो रात को सुबह को जब चक्कर में बैठते थे ना, तो मैं कहता भाई मैंने तो बंदा नहीं मारा। कहता ये ना करो कर, हमारी बेइज्जती होती है कि क्या मारा है। मैं कहा मारा ही नहीं तो क्यों कहूँ मारा है। सो फिर गुजरात में से मैं गुजरांवाला चला गया, वहाँ भी खाने पीने की मौज थी बड़ी। बाद में वो साबित हुआ कि वो गोडाउन से निकली थी और वो क्या जहाँ असला वसला रखते हैं। सो ऐसा ही है। इराकी असले का केस तो उनके चौधरी बरादरान के खिलाफ भी बना, उन्होंने भी जेल काटी कि इराकी असला इनसे निकल आया। इराकी नहीं, मेरा तो एक क्लाशनकोफ निकली यहाँ से। आपका तो क्लाशनकोफ का था। अच्छा शेख साहब, ये अगर अब आपकी सियासत को या आपकी सारी सियासी जदोजहद को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, MNA बनने से पहले की और पहली मरतबा MNA के बनने के बाद की, तो पहले वाला दौर था उसको हम वाइंड अप करते हुए कोई दिलचस्प वाक़या हमें उस दौर का जो आपको आज भी याद करता है कि ये वाक़या जो है वो मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार वाक़या है? जब मैंने कौमी असम्बली में पहली तकरीर की ना, तो ये बड़े बड़े उस वक्त रुअसा आते थे, फ्यूडल्स आते थे, तो मुझसे पूछते हैं आके कि तू कहाँ से पढ़ रहा है? बर्कले से, हार्वर्ड से, एसेक्स से। मैं कहा टाटों पे पढ़ा हूँ, परे हो जाओ। तो मैंने ऐसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी कि सारा सख्ते में आ गई कौमी असम्बली। फिर पहले साल ही मुझे यूनाइटेड नेशन में, ये अब दिलचस्प वाक़या आपने कहा पहली असम्बली का, मेरा बड़ा शौक़ था कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ऐसी जैसे सिपाही भर्ती हो, कहता है SP रिटायर हो। मेरा एक बचपन से ड्रीम था कि या अल्लाह ये कैसे लोग खिताब करते हैं, सरबराह बैठे होते हैं। उस ज़माने में तो सरबराह आते ही बहुत थे, इधर कज़ाफ़ी फलां बैठा है, फलां बैठा है, यानी हेड ऑफ़ द स्टेट जाते थे जनरल कौंसिल के इजलास में। तो मैंने साहबजादा याकूब को कहा कि मैंने कहा जी मैंने तकरीर कर दी। नूरानी मियाँ भी, नूरानी साहब भी थे, उसने कहा आप पहली दफ़ा और जनरल असम्बली में खिताब कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं तकरीर करूँगा वरना फड्डा डालूँगा यहाँ पर। उन्होंने मुझे इतनी मुश्किल तकरीर लिख कर दी, इतनी मुश्किल अंग्रेज़ी में। तो वो यूनाइटेड नेशन के साथ ही है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, तो वहाँ गया, मेरे एक दोस्त उस्मान थे, उस ज़माने में ये कंप्यूटर नहीं निकला था। मैंने कहा यार इसको आसान कर, ये बड़ी मुश्किल अंग्रेज़ी है। तो उसने 3-4 सफ़ों की 1-1.5 सफ़े में बना दी। अच्छा, आसान करके ज़रा। मैं पहुंचा ही ना, तो मुझे वो तो आगे पता ना, जब जनरल असम्बली से खिताब करने चले आगे स्टिक लेके बंदा चलता है, डम करके मारता है। मैं गया, मैंने
वो शॉर्ट स्मार्ट जो मेरा नारा है, SSS, शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट स्पीच डिलीवर कर दी। ठीक है। जब डिलीवर कर दी तो साहबजादा यकूब ने कहा, मियाँ ये तकरीर वो तो नहीं जो फॉरेन ऑफिस ने आपको लिख के। मैंने कहा तकरीर तो ठीक, कंटेंट तो वही है। कंटेंट तो वो कहता हाँ ये ठीक है। फिर पहला डब्बा 80s में उसने मुझे सिगार का गिफ्ट किया। अच्छा। उसने कहा मान गए यार शेख रशीद, ज़िंदगी में बंदा हो तो तेरे जैसा ज़िद्दी आदमी हो। मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता इस जनरल असम्बली से मैं खिताब। मगर शेख साहब वो तो आप लिटरली टार्ट स्कूल में पढ़े हैं ना? हाँ। अच्छा, अब टार्ट स्कूल में पढ़ा हुआ और इस तरह के माहौल में पढ़े हुए तो एक हमेशा एक हेजिटेशन होती है कि जी मैं अंग्रेजी और अंग्रेजी माहौल। नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, चाइना ग्रेट हॉल में उन्होंने खिताब करना था, ग्रेट हॉल में। वो उनकी अंग्रेजी भी मेरी तरह ही थी। अच्छा। तो मैनू कहने लगे कि तू नहीं जाके ड्रेस कर लेंदा। मैं कर लेना। मैं गया और मैंने कहा लुक जेंटलमैन, आई एम नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश स्पीकिंग एंड माई इंग्लिश इज़ पुअर, आई बिलीव यू विल नॉट माइंड इट। और मैंने कड़ा उन्होंने कहा वी डोंट नो उर्दू आल्सो, दैट्स ओके है जी। और चाइनीज़ की अंग्रेज़ी उस वक्त 80s में बड़ी गुजारे लायक ही होती। बाद में तो वहाँ लिखा होता था इफ़ यू कैन टीच इंग्लिश यू कैन स्टे हेयर और दिस एंड दिस थिंग। और फिर मैं रवा हो गया जी। फिर मैंने जिनेवा अकॉर्ड में मैंने पार्टिसिपेट किया। हर जगह यही होता है, हम जो लोग हैं ना जिनके वालदैनों के बड़े नाम नहीं होते, हम जो सेल्फ मेड लोग होते हैं उनके बड़े मसाइल होते हैं। जब हमारी तरक्की का मसला होता है कोई और आ जाता है, वो आके ये लेबल लगा कर कि ये इसको क्या पता है, तो ज़रा उर्दू मीडियम टाइप आदमी है। तो ये आपने भी सिगार का जिक्र किया शेख साहब, ये सिगार का शौक कब पैदा हुआ? वही साहबजादा यकूब, वो पहला 80s में। फिर चल सो चल, फिर मैंने कहा दफ़ा करो, इस सिगार ही पीना है। और वो आपकी वजह शोहरत बन गई, मतलब आपकी पहचान एक तरह से वजह शोहरत। खैर बहुत सारी और बातें भी हैं, लेकिन अभी बहुत सारे चैनल्स फिर आपको मुख्तलिफ मौके पर ख़ास तौर पर वो क्लिप दिखा दे रहे। तो शेख साहब उसके बाद फिर आपका वो दौर शुरू हो गया जिसमें आप MNA बने, फिर वज़ीर बने। तो आपने जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ ली हैं, जिसमें आपने रेलवे भी की, आपने इंफॉर्मेशन भी की, आपने सकाफत भी की, आपने सनत इंडस्ट्री की, सनत भी की, इन्वेस्टमेंट की। तो इन तमाम वजारतों में सबसे ज़्यादा लुत्फ आपको कौन से वजारत यार मज़ा तो रेलवे में आया, अब नहीं ये कहना चाहिए। आवाम की मिनिस्ट्री तो रेलवे ही है। अच्छा। बाकी तो बंदा जहाँ जाता है। क्यों मज़ा आया उसमें? काफ़ी काम किया मैंने थोड़े से अरसे में, और मैंने नए आइडिया तो नहीं, देसी नुस्खे पहलवानों वाले। इंजन थोड़े थे तो जो 2 पुराने इंजन थे उनको वेल्ड करा के वो चला दिए गुड्स के साथ, और सहाफ़ियों को बड़ा रियायत दी ताकि ये सही रहे, राज़ी रहे। हाँ वो मैं जानता हूँ आपने। अच्छा, नहीं वो तो आपने रेलवे में काम किया। खैर उसके बाद वो बलोच साहब ने आगे तो आपकी सारी जो काम शाम था उसको तो लपेट के उन्होंने रख दिया। तो उसके बाद आप जब कंपैरिजन वैसे करें उसका, अब मैंने एक बहुत बड़ा काम किया, काम मुशर्रफ का उसमें बड़ा दखल था। सारी दुनिया कहती थी कि ये क्रॉस मीडिया नहीं होना चाहिए, जिनके अखबार हैं उनको चैनल लाइसेंस नहीं मिलने चाहिए, लेकिन मैंने दिए। और कोई मीडिया चैनल ये नहीं कह सकता। मैंने रेट बढ़ाता गया सरकार के, जब लोगों का इतना अंबार आ गया। मैंने तो 25,000 से शुरू किया, मेरा ख्याल था कि ये 25,000 का लाइसेंस काफ़ी है। फिर मैंने देखा, मैंने जम मार के 25 लाख किया, 50 लाख किया। सो ये सारे लाइसेंस अल्लाह के फजल व करम से प्राइवेट सेक्शन को मैंने जारी किए विद द कंसल्ट एंड सपोर्ट ऑफ मुशर्रफ। सही है। अच्छा शेख साहब, आपको मज़ा तो रेलवे की मिनिस्ट्री में आया, लेकिन आपके चर्चे उस वक्त हुए जब सकाफत की मिनिस्ट्री आपके पास थी। इसकी वजह क्या है? उम्र थी ऐसी। वो उसका मतलब वो बातें ठीक भी थी? थोड़ी बहुत तो सच ही होती है ना, अगर पूरी सही ना हो। कोई दिलचस्प चीज़ आप बताना चाहेंगे? कोई दिलचस्प, नॉर्मल है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काम था कि मैं इंडिया में भी अच्छे या बुरे तरीके से नोन था। तो जब नवाज शरीफ ने मेरा वहाँ तारफ़ कराया, जब गांधी मर गया, वो राजेव की डेथ पे गए, मैं, नवाज शरीफ साहब और एक सिंह थे हमारे राना सिंध के, उनके बेटे भी वज़ीर हुए। तो उसने कहा, नवाज शरीफ साहब ने, कि शेख रशीद मिनिस्टर इंफॉर्मेशन। तो प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने कहा देयर इज़ नो नीड ऑफ इंट्रोडक्शन फॉर शेख रशीद इन इंडिया। इतने जले बुने बैठे हुए थे मुझसे। शेख साहब एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो शेख साहब से मज़ीद बातें करते हैं। हमारे साथ रहिए। कुछ ख़ास शख्सियात का नाम शेख साहब आपसे जोड़ा गया जब आपके पास ये मिनिस्ट्री थी, कुछ अदाकाराएँ भी थीं।
उसमें कुछ हकीकत थी, आपका कोई लगाव या रुझान था? मेरा तो लगाव किसी से नहीं था, किसी का हो तो उसका मैं साहब किसी का था? होगा, यकीनन होगा। उम्र अच्छी थी उस वक्त। आपकी भी या उनकी? मेरी अच्छी थी, उनकी तो देखे ना, फिल्म स्टार तो अब इस मुल्क में ऐसी बात हो गई है कि कहते हैं जी नौजवान। भाई नौजवान तो फिल्मों में चलते हैं, सियासत में तो जितना तजर्बा हो, नोबडी कैन बीट दी एक्सपीरियंस काउंट होता है। सो ये नौजवान बड़े तंग करते हैं। शेख साहब इजाज़त दें तो घिसा पेटा सवाल आपसे कर लूँ आपकी शादी से मुताल्लिक। मतलब घिसा पेटा सवाल ऐसे कि आपसे बहुत बार हुआ है, लेकिन फिर दोबारा से इसको क्या वजह थी जिसकी वजह से आपने फैसला किया कि नहीं यार ये नहीं करनी शादी? ज़ाहिर आपने सोच समझ के फैसला किया होगा ना। मैंने अपनी लाइफ का मास्टर प्लान बनाया था और मैंने उसे 20 साल पहले अचीव किया। मेरा ख्याल था कि मैं 55-50 साल की उम्र में अगर ज़िंदा रहा तो मिनिस्टर बनूंगा। और शादी मेरा कोई मसला नहीं था। ऐसी जिस काम को सारे लोग करते हैं वो भी करने का काम है। तो आदमी काम वो करता है जो अनोखा हो, एडवेंचरिज्म हो, जिसमें कोई बेहतरी के हालात हों। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे साहिब सलाहियत लोग शादी की वजह से ज़ाया हो गए। मैंने बड़े करीब से देखा है ऐसे लोगों को। वो घर में वैसे ही बकरी थे, बाहर बड़े टार्जन थे, वो घर आते तो फिर बकरी हो जाते थे। तो आपने उनसे ये सबक सीखा कि मैं बहुत बड़े बड़े लोगों को, उनका नाम नहीं ले सकता, इस वक्त दुनिया में नहीं है, मुल्क की नामवर 3 शख्सियत को देखा कि मैंने उनकी बेगमात को उनको मारते देखा। ओह, वाकई फिजिकली मारते देखा और बाहर तक छोड़ते गए मार। नामवर शख्सियत, नामवर सियासी शख्सियत। ऑफ कोर्स मेरा तो और कोई बिजनेसमैन से तो नहीं मसला ना। मैं तो शौक रखता हूँ, मुझे आई लव पॉलिटिक्स। जब मैं बच्चा था ना उस वक्त भी मोहल्ले में जो बधाई दें किसी का नाम? नहीं कोई फायदा नहीं, ऐसी बेचारे की कब्र को तो जब मैं छोटा सा बच्चा था ना, तो जो मेरे मोहल्ले में कैंडिडेट थे ना, तो मैं उनकी मोहल्ले वालों से, आंटियों से पूछता था, आंटी किसको वोट दोगी? फिर उसकी बेगम को जाकर बताता था कि वो घर वाले आपको वोट नहीं देंगे। अकमल साहब थे तो मेरे बड़ा बच्चों की तरह मेरा ख्याल रखते थे। इस तरह हमारे अशरफ सैंडो साहब, ये लेफ्टिनेंट जनरल अहमद साहब COS थे। एक चैनल को मैंने जब इजाज़त दिलाई तो उनकी वालदा से दिलाई, पॉलिसी ये थी ना दी जाए। मैं उनके घर चला गया, सुबह चूल्हे पे बैठे, तो उसने कहा पुत्र पंजाबी में किस तरह है? मैं कहा अम्मा ये मसला, एक चैनल को इजाज़त नहीं दे रहा। उसने अपने पोते को कहा मिला आमदी को। अच्छा। आमदी को मिलाया, उसको कहा था कि तेरा बाप मरा ना तो शेख रशीद ने सारा काम किया महल्ले में, अब मैं मरूंगी ना तो यही करे। अभी मरी हैं वो 7-8 दिन पहले, मैं जा नहीं सका इलेक्शन में, बाद में दुआ करने गया लेफ्टिनेंट जनरल अहमद साहब के घर। तो उसने कहा कि जब इसका कम कर, फिर मैं सुबह उस चैनल की फ़ाइल लेकर गया तो उन्होंने अप्रूव कर दी। उसने कहा डोंट बी स्टेट विद इन ए स्टेट, और ये आपने बुरा किया लेकिन मेरी माँ का हुक्म है तो मैं हुक्म बजा लाता हूँ। अच्छा शेख साहब, वो भी जो बात हो रही थी, अगर उसको मैं मुकम्मल करूँ, आमतौर पर ये होता है कि शादी ना करने की 2 वजूहत, पॉपुलर जो रीज़न्स हैं वो ये होती हैं। एक कहता है कि जी कोई ऐसा मिला ही नहीं ज़िंदगी में, बाद दफ़ा को मिल जाए तो रीज़न बन जाती है, ना भी रुझान मूड हो तो फिर भी बंदा कर लेता है। ना मेरे साथ किसी ने बेवफाई की, ना मैं हरजाई था, लेकिन मेरी ज़िंदगी का ये मकसद कभी भी नहीं। इश्क तो किया होगा? इश्क तो ऐसे ही मौसमी सा बुखार होता है, आता है और चला जाता है। सीरियस इश्क तो मरवा देता आदमी को, खुदा ना करे किसी को किसी से हो। वो मौसमी बुखार था कि हुआ बिल्कुल नौजवानी के सारे लोग ऐसे ही बातें शातें करते हैं। दिल की बात को दिल वाला समझता है, दुकान वाला नहीं। अब तो सुपर मार्केटें हैं, मैं तो वो ड्रामा बंद कर देता हूँ। आपके ज़माने में तो ऐसा नहीं था। आप यकीन जाने में वो ड्रामा नहीं देखता जिसमें लड़की या लड़का धोखा देता है किसी। मैं इसको बड़ी अगेंस्ट दी करेक्टर ऑफ, मैं इसको बहुत तज़ीक समझता हूँ कि छोटे से मफाद और मकसद के लिए आदमी दूसरे को धोखा दे। 8-9 साल पहले मैं झूठ भी बोलता था, अब तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया। किस नौयत का झूठ बोल लेते थे? हर किस्म का। वैसे जायज़ भी है झूठ किसी हद तक, कि एक आदमी मेरे घर में दाखिल हो जाए और उसके पीछे हमलावर लगे हों और उसको जो हमलावर है वो पूछे यहाँ तो नहीं है, तो मुझे इजाज़त है इस्लाम में। लेकिन ये नौबत तो नहीं आई होगी ना आपकी झूठ बोलने की? आपको कुछ मुख्तलिफ तरह के बोलते होंगे, कारोबार में बोल लिया, सियासत में बोल लिया, जोड़ तोड़ में नहीं बोलता। अच्छा शेख साहब, शादी का जिक्र हो रहा था, तो आपके जो दोस्त हैं इमरान खान साहब, उन्होंने तो बार बार की, आपने उनको भी समझाया कभी कि यार ना करो, ये भी कोई इतना मजे का काम? तो इंडिया में उनको कहा था जब क्रिकेट में हम कलकत्ता मैच देखने गए तो, लेकिन मेरा ख्याल है उनका फ़ैसला दुरुस्त था। आजकल वो सुकून में है और बेहतर जो नई उनकी अहलियाँ उनके साथ, मेरा ख्याल है वो काफ़ी
मुतमिन हैं और काफ़ी मुझे, मेरा ख्याल है कि उनका ये फ़ैसला तीसरी शादी का ठीक था। और मैंने तो इंडिया में सब बैठे हुए थे, जाकिर शाकिर और मोहसिन बेग सारे। मैंने कहा जी मैं तो इसका हामी नहीं था, लेकिन मेरा ख्याल है मैं गलती पे था इमरान खान की। सही है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो अब आपने कहा कि बड़ा खुश दिखाई देते हैं, लेकिन उसको जोड़ा जाता है कि उनकी ये शादी उनकी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो है वो सूदमंद साबित हुई है। अगर कोई बीवी नेक शगुन हो गई है और वो काबिले उससे बेहतरी के हालात पैदा हो गए हैं तो इसमें क्या बुराई है। ठीक है। अच्छा शेख साहब, ये जो आपने अंगूठियाँ पहनी हुई हैं ये मजहबी अक़ीदा है, फैशन के तौर पे पहनी है, ये आपका अभी आ जाएगा? 1500 रुपये की ली थी तो उसको मैं वापस कर रहा था, वो 2000 दे रहा था। मेरा ये ख्याल था कि नहीं ये इस हवेली का ही बच्चा है, वो अंगूठियों का बाज़ार में काम करता है। मैंने कहा मुझसे 1500 नहीं लेगा, मैंने वैसे ही उसे कहा, मैं कहा ये 1500 रख ले यार। तो उसने वाकई रख लिए। अच्छा। वो मुझसे भी बड़ा शेख निकला। तो अब तो एक आदमी ने मुझे फ़ोन किया कि अगर आप मेरा टीवी पे नाम लें तो मैं 3 लाख रुपए में ये अंगूठियाँ लेने, बल्कि उसने कहा 4 भी दे दूंगा, 2-2 लाख की, आप मेरा नाम लें कि फलाना बंदा कराची से उसने। मैं कहा ये तो नहीं काम करता। सही। अच्छा शेख साहब, कुछ सियासी अब ये इतनी मशहूर हो गई है, मुझे उतारते हुए दिक्कत हो रही है। शेख साहब, आप कुछ सियासी शख्सियात के बारे में मैं आपकी राय मालूम करना चाहता हूँ, ज़रा हल्के फुल्के मुख्तलिफ अंदाज में। जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी खूबी क्या है ऐसी जो आपको पसंद हो। मेरा ख्याल है मौका ना, मैं इसलिए ज़रा पॉजिटिव बातें पूछना चाह रहा हूँ। मेरा ख्याल है लास्ट टाइम उन्होंने अदारों से टक्कर लेके बहुत ही गैर जिम्मेदारी का और गैर सियासी, बकौल वो शायद समझता हो, अदारों ने उसको समझाया 4 महीने पहले कि मत कर। और पनामा का केस देखें ना, ये पीटीआई नहीं लड़ना चाहती थी जी, उसकी कोर कमेटी। मैं इमरान खान से जो वो सानमंद हूँ और उससे मुतासर हूँ कि मैंने मेरी रिक्वेस्ट पे कहा कि यार इसकी बात सुनो। मैंने कहा हम ये केस जीतेंगे। पीटीआई की टीम का ख्याल था कि ये केस हम हारेंगे, और मैंने इसलिए उस केस पे बेइंतहा मेहनत की। एतजाज एहसन, लतीफ़ खोसा, सरजील सवाती और अल्लाह ताला आपको भला करे, फ़रोग़ नसीम और इन सारे वकीलों से मैं इन टच था। और फिर मैंने जाके केस लड़ा और ढैं पटास, और मैंने ये 3rd गोल अचीव किया है। मैं जब कहता था ये जेल में होंगे तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं कहता था इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होगा, ये कौम मेरा मजाक उड़ाती थी। जब मैं कहता था ये अक्सरियत से जीतेंगे, सिर्फ मैंने ईद 1 साल पहले कह दिया कुर्बानी से पहले, मेरा मगज़ खा गई ये कौम कि कुर्बानी हो गई या कुर्बानी नहीं हुई। वो मेरा बाज़ का कंप्यूटर फास्ट है। वो आपको बल्कि उसके बाद प्रेडिक्शंस वाली सियासी शख्सियत के नाम से याद किया जाता है कि ये प्रेडिक्शंस देते हैं, तो वो आपकी प्रेडिक्शन जो गलत साबित हो गए। और फिर इलेक्शन के हवाले से भी आपको लग रहा था कि इलेक्शन तो वक्त पे नहीं होंगे। मैं तो अब भी हामी था, इतनी गर्मी में इलेक्शन लड़ा जी। हम 6-7 हज़ार वोट हमारे वापस चले गए। स्टेशन छोटे थे, लोगों को लेडीज़ बड़ी देर से निकली। हमारा वोट जो है जी बड़ा रिलैक्स वोट है। तो वो मज़े से खाना शाना लेडीज़ पका के बांट के खिला के फिर आई पोलिंग स्टेशन। इतने में 6 बज गए, लाइनें बड़ी लंबी थी। सही। तो शेख साहब, ये सवाल मेरा बीच में रह गया कि नवाज शरीफ की खूबी क्या है जो आपको लगता है कि ये उनकी स्ट्रेंथ है, ये उसकी खूबी है। बिजनेसमैन है, अपना फ़ायदा सोचता है, बास्कात उलट भी हो जाता है, वो खुदा की पकड़ में आ गया। लेकिन ना बिजनेसमैन को सियासत में होना ही नहीं चाहिए। मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि बिजनेसमैन पॉलिटिक्स जो होती है वो हमेशा प्रॉफिट और लॉस पे जाता है। तो मैं समझता हूँ बिजनेस तो शेख साहब हमारे यहाँ सब लोग करते हैं, आप भी करते हैं, तकरीबन बहुत सारे लोग करते हैं। मैं नहीं करता। आपका दाल दलिया कैसे चल रहा है? मैंने अभी ज़मीन बेची है, कुछ और बेचूंगा। है खरीदी थी, टाइमिंग मेरी ठीक थी। जब मुझे ज़रूरत थी उस वक्त मैं हल्दी का और कालीन का कारोबार करता था। आई वॉज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सिल्क इन पाकिस्तान। इस दौलत को क्या करना है जी, ना कोई खर्च हो रहा है, सिगार का खर्चा पूरा हो रहा है। सिगार खर्चा। अच्छा, खाना मैं सस्ता खाता हूँ रेडियो शेडियों से, कोई पैसे लेता है कोई नहीं लेता। तो ये आपको लगता है कि आपकी माशाल्लाह उम्र जो है वो कोई 70 के करीब तो होने वाली होगी 2-4 साल में, तो अब ये आप मगर बड़ी 67 की हो जाएगी 6 नवंबर को। तो बड़ी बेहतियाती से मैंने देखा कि आप खाना खाते हैं, और मतलब आपने जिसे हम उर्फ़ आम में मुज़रे सेहत भी कहते हैं या मुरगन कह लें चलें आप, तो आप वो खाना खाते हैं। शेख साहब, ये थोड़ा एहतियात नहीं करते कि आप इस उम्र में ज़रा डॉक्टर साहब को एडवाइस नहीं करते? मैं समझदार हूँ, मैं उस थाल में से खाता हूँ जो थाल वाला खुद दुकान में से या खोखे पे से या रेडी में से खाता है, उससे नहीं खाता। और मेरी फ़ोटो वही लगा सकता है जिसके पास मैं नाश्ता करता हूँ या लंच करता हूँ। मैं आम रेडी वाले को अपनी फ़ोटो नहीं लगाने देता।
शेख साहब, एक मशवरा नवाज शरीफ को किसी ने दिया था, उन्होंने कहा कि ये शेख रशीद से सुलह कर लो, बहुत महंगा पड़ेगा वरना आपको। ये मशवरा अब कुछ लोग इमरान खान को दे रहे हैं कि भाई किसी तरह मौलाना फजलुर रहमान को पार्लियामेंट में एडजस्ट कर लो, उसको आने दो बाई इलेक्शन लड़के और जीतने दो, अपना कमज़ोर उम्मीदवार खड़ा कर दो वरना ये तंग करेगा। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने, निसार साहब ने मुझसे रब्ता किया था, उस वक्त मैं इमरान खान को ज़बान दे चुका था। उन्होंने कहा जी हम आते हैं और आप इस फैसले को रोक दें। मैंने कहा मैंने इमरान खान को ज़ुबान दे दी है, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि हमने आपका अस्पताल में इंतज़ाम कर दिया, आप बीमार हो जाए। मैंने कहा यार इतना थर्ड ग्रेड तो मैं बंदा ही नहीं हूँ, ये तो और आपने नफ़ी कर दी। और बाकी फजलुर रहमान साहब जो हैं वो थोड़े दिन लगाए अपोजिशन में भी। जी क्या होता है, 22 साल से हुक्मरानी में है। मैंने तो जब से होश संभाला है उनको हुक्मरानी में ही देखा है। जितनी मेरी सियासत है उनकी हुक्मरानी है। तो हमने 10 साल का चिल्ला काटा है, को 5-10 साल का वो भी काट ले। ठीक है, अच्छा चले, मैं शेख साहब चाहूँगा कि आपके कुछ सपोर्टर्स, कुछ दोस्त, कुछ आपके चाहने वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे ज़रा कुछ आपके बारे में कुछ बातचीत कर लें। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि शेख साहब जो हैं वो आपके दोस्त भी हैं, भाइयों की तरह हैं यहाँ पर, और ये मकबूल हैं अवामी सियासत करने पर। आपने शेख साहब को कैसा पाया, इनकी क्या खूबी है जो आपके दिल को भाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 35-38 साल से इनके साथ चल रहे हैं। मोहम्मद बरादरी से हमारा तल्लक है। पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन साफ़ सुथरी सियासत है, ना बदमाशी है, ना कब्ज़ा ग्रुप है, ना किसी के साथ जुल्म ज़्यादती है। इसलिए शुरू से हम इनके साथ हैं। हर वक्त जो जिस उसमें भी हम इनके साथ पूरी बरादरी का। जैसा आदमी अपने सिगार का खर्चा उठा ले तो बड़ा है, आपको वो क्या दे सकते हैं? नहीं, हमने कोई इनसे लेने देने वाली बात नहीं है, ना हम लेना देना तो अल्लाह के उससे होगा। लेकिन इनकी सियासत हमें बहुत पसंद है, जुल्म ज़्यादती नहीं करते हैं। बस में ये जो बहुत बड़ी क्वालिटी है पाकिस्तान की सियासत में, जुल्म ज़्यादती बहुत है। लोग जितने भी अक्सरियत सियासत, बेअदबी की माफ़ी चाहूँगा, अक्सरियत सियासत में बदमाशी है। कन टुटे बदमाश गुंडे। इधर जब मैं आता हूँ बैठता हूँ इनके साथ तो मैं खुश होकर बैठता हूँ कि मैं सही जगह बैठा हूँ, साफ़ सुथरे बंदे के साथ बैठा हूँ। उधर कोई खरपैंची बदमाशी वो चीज़ें, इसलिए मैं खुश होकर बैठता हूँ। आप जाते हैं वैसे शेख साहब लोगों के साथ थाने कचहरी में, किसी को बंदा छुड़वाने के लिए, किसी को कर रही है? क्योंकि ये लोगों को बड़ी ज़रूरत होती है ना इस चीज़ की कि ऐसे सियासतदान, सियासत तो ऐसे ही हो रही है। ये सब लोगों की बातें हैं। आप थाने में एक की सिफारिश करेंगे, दूसरे को नाराज़ करेंगे। तो मैं पुलिस, थाना, कचहरी सियासत नहीं करता। मैं टीवी की सियासत करता हूँ और लाल हवेली में टाइम देता हूँ और गरीबों के लिए दरवाजे खुले कर रखता हूँ। 18 घंटे काम करता हूँ इस उम्र में भी, और सिर्फ 4-5 घंटे सोता हूँ। 18 घंटे मैं सुबह 6 बजने के 10 मिनट पे 7 बजे मैं निकल पड़ता हूँ। अच्छा, अभी भी 6 इलेक्शन जीतने के बाद भी? जिस दिन सूरज मुझसे पहले तुलू हुआ मैं सियासत छोड़ दूँ। अच्छा, सवाल ही पैदा। ये जब आप ऑपोजिशन में थे और आप इलेक्शन जीते? मैंने कोई अलार्म नहीं लगाता, कुछ नहीं लगाता। अल्लाह की तरफ से एक ऐसा सिस्टम है, 6 बजने में 10 मिनट पे। शेख साहब कितनी दफ़ा दिन में खाना खाते हैं? अब तो मैं 3 ही दफ़ा खाता हूँ, पहले 5 दफ़ा खाता था। 5 दफ़ा खाते थे? सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करता हूँ अंडे के साथ, देसी के साथ। फिर जब मैं महल्ले में निकलता हूँ तो इधर उधर थोड़ा थोड़ा खाता हूँ, थोड़ी ओजड़ी, थोड़ा ये, थोड़े चने। मोहब्बत का भी इजहार हो जाता है। पीपल फील के ही इज अमंग अस। तो मेरी सियासत भी होती है और मुझे सारे 1 घंटे में सारी सूरत। और बाज़ दफ़ा आपको ये महसूस भी होने लगता है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, मुझे ज़रा हाथ रोकना चाहिए? मैं कोई फिल्म स्टार तो नहीं हूँ, सारी दुनिया मुझे ताने देती है, लेकिन मेरे ख्याल से ठीक ही है। हाँ, नहीं स्मार्ट लगते हैं वैसे भी आप अभी तो, लेकिन वो और फिर आपकी वो स्मार्टनेस देखी थी हमने। मैं गुजरांवाला के लिहाज से अभी भी स्मार्ट हूँ। इस्लामाबाद के लिहाज से मैं अनफिट हूँ, बैड हूँ। सही है। मैं इस्लामाबाद का लीडर ही नहीं हूँ, मैं बाबड़े बाजार का। वीडियो शेख साहब आई थी सामने जिसमें आप स्टेज पर बैठे हुए हैं और इमरान खान आपके साथ बैठे हैं और आपके हाथ में बिरयानी का डब्बा आ गया और आपने बड़ी बेतकल्लुफी से वो बोटी खाना शुरू कर दी। मुझे बड़ी लगती है भूख, आपको लगती है? और आप तकल्लुफात में नहीं पड़ते कि मैं कैसे खा रहा हूँ और मैं क्या खा रहा हूँ? जो मर्जी हो, मौत आ रही हो, जब मुझे भूख लगी हो मैं खाना खा ले, जैसा कैसा भी मिले। अच्छा, मैं तकल्लुफात में नहीं जाता। प्लेट मैं डोंगे से ही खा लेता। कौन प्लेट लाओ, चम्मच लाओ, कांटा लाओ, ठीक है। मुसीबत फिर उसका इतना ही काम बढ़े, उसको धो फिर उसको रखो। यानी आपने इतने साल सियासत करके मिनिस्ट्रियाँ करवी, वो कांटे चम्मच वाली तहजीब में नहीं आया आप? ठीक है शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपनी मसरूफियत में से हमारे लिए वक्त निकाला। शेख रशीद अहमद साहब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हमारे साथ मौजूद थे और हम इनसे मीठी मीठी बातें कर रहे थे, मज़े मज़े की बातें कर रहे थे। ईद के मौके पर हम देखना चाह रहे थे कि शेख साहब का बचपन कैसा गुजरा, इन्होंने जवानी के दिनों की यादगार चीज़ें इनकी कौन सी हैं। तो ये सब बातें हमने इनके साथ की हैं और आपके सामने ईद के इस मौके पर रखी हैं। इस प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।